नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह आज की मुख्य खबर से करेंगे। और दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे स्थानीय राजनीति पर और भादरा की तमाम समस्याओं पर। दोस्तों, भादरा आसपास से खबरों सहित आपको रूस यूक्रेन युद्ध का अपडेट भी बताएंगे। और आज रविवार है, रविवार को मंडियों में भाव नहीं होते हैं, तो मौसम का मिजाज भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों भादरा से भारत की राजनीति का। दोस्तों, आज संडे है और भादरा सहित भारत भर की राजनीति में आज सियासत का संडे हम 13 मार्च को आज कह सकते हैं। और दोस्तों, जिक्र भादरा से अगर करें सियासत का, तो आज दोस्तों भादरा में कृषि उपज मंडी के जो मैदान है उसमें एक अशोक गहलोत मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक बलवान पुनिया का तो भव्य स्वागत किया गया और धन्यवाद दिया गया मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत को भी, क्योंकि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो कर्मचारी गणों ने ये एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया था। बड़ी संख्या में कर्मचारी गण और बलवान पुनिया के कार्यकर्ता और अनेकों लोगों की भीड़ यहाँ उमड़ी थी। और दोस्तों, इस भीड़ में स्वागत समारोह हुआ बलवान पुनिया का। बलवान पुनिया ने दोस्तों पेंशन बहाली को लेकर विधानसभा में आवाज़ बुलंद की थी, हमने आपको कई बार बताया। और कर्मचारियों ने भी दोस्तों अपना वादा निभाया, जिस प्रकार से बलवान पुनिया ने उनकी हेल्प की। तो बलवान पुनिया का स्वागत समारोह शानदार तरीके से कर्मचारियों द्वारा किया गया। उनको मालाएं पहनाकर और उनकी प्रशंसा करके सभी वक्ताओं ने बलवान पुनिया की दिल खोलकर खुले मन से प्रशंसा की। वहीं अशोक गहलोत का भी धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। तो कुल मिला के दोस्तों ओम सुड्डा द्वारा संचालन किया गया मंच का। और इसी कड़ी में मैं भादरा की सियासत की बात करूं तो दोस्तों, गांधी बड़ी गांव में एक बहुत बड़ी सभा आज आयोजित की गई अमर सिंह ढाका द्वारा। ये होली मिलन समारोह और एक प्रकार से पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल का सम्मान समारोह कार्यक्रम था। और इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी दोस्तों। और इसमें पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा भी रहे और संजीव बेनीवाल सहित बलवीर बिश्नोई जिला अध्यक्ष भी रहे और पूर्व जिला उप प्रमुख रोशन लाल सहित अमीलाल मूड, दयानंद खोकेवाला, अनूप सिंह शेखावत, प्रेम स्वामी जो कि ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष है, हरिप्रकाश शर्मा ने मंच संचालन किया और सभी मोर्चों के अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद रहे। तो कुल मिला के ये सभा जो है वो भी एक सियासत में एक प्रकार से गर्मी का एहसास देने वाली सभा रही। और इसमें बड़ी संख्या में जो भीड़ उमड़ी दोस्तों, उसको लेकर भी क्षेत्र में चर्चाएं है। इसके बाद में बात करें, जोगीवाड़ा में भी एग्रीकल्चर कॉलेज स्वीकृत हुआ था जो बजट में, तो उसको लेकर भी एक स्वागत समारोह जोगीवाड़ा गांव में भी आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बलवान पुनिया ही रहे। और बलवान पुनिया का यहाँ भी शानदार स्वागत किया गया, क्योंकि जोगीवाड़ा गांव में दोस्तों एक एग्रीकल्चर कॉलेज का देना ये बहुत बड़ी बात है। अब बात करें दोस्तों भादरा से भारत की सियासत में, तो दोस्तों भारत की सियासत की बात करें तो अमृतसर पंजाब में आम आदमी पार्टी का बहुत शानदार रोड शो आज आयोजित किया गया। और पंजाब में प्रचंड बहुमत में आम आदमी पार्टी जो आप पार्टी है वो दोस्तों उनकी सरकार बनी है, 92 सीटें उनको आई है। और भगवत सिंह मान जो है वो सीएम का चेहरा है। और 16 मार्च को भगत सिंह के गांव से दोस्तों शपथ ग्रहण समारोह होगा और वहां से शपथ लेके सीएम बनेंगे भगवत सिंह मान। तो दोस्तों ये भी एक सियासत का बहुत बड़ा आज दिन रहा संडे को। नरेंद्र मोदी की दोस्तों 2 दिन लगातार हो गए गुजरात में रोड शो चल रहा है। और जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव हुए और 4 राज्य फतेह किए भाजपा ने, भाजपा अपने आगामी मिशन पर लग चुकी है दोस्तों। नरेंद्र मोदी जो है वो चैन से नहीं बैठते हैं और भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक माने जाते हैं। और जाकर अहमदाबाद से बंगाल जो गुजरात के कई शहरों में वो रोड शो आयोजित किया गया। आज उनका रोड शो संपन्न हुआ और इसी के साथ वो शाम को दिल्ली भी लौटे और दिल्ली में उनकी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी आज हुई। तो ये भी एक सियासत का बहुत मज़ेदार पल आपने देखा। और एक दोस्तों सीएम योगी उपराष्ट्रपति से भी आकर दिल्ली में मिले, वेंकैया नायडू से, और इसके अलावा भाजपा के अन्य और आला नेताओं से मिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज एक बहुत अहम बैठक हुई दोस्तों।
और 5 राज्यों की हार के बाद में इसे समीक्षा बैठक नाम दिया जा रहा है और चुनावी नतीजों पर भी इसकी चर्चा होनी है, संगठन की गतिविधियों पर चर्चा होनी है और क्यों किस प्रकार से दोस्तों 590 से अधिक उनके दावेदार जो टिकट देकर विभिन्न राज्यों में विधानसभाओं में उनको भेजा था, उनकी जमानतें जब्त हो गई। तो दोस्तों इस सभी चीज़ों के ऊपर आज विस्तार से मंथन चल रहा है और देर शाम तक बैठक की सूचना नहीं मिली कि संपन्न हो गई या नहीं हुई, उसमें से क्या क्या उसमें बातें हुई। लेकिन बाहर जो नेताओं के बयान आए दोस्तों, वो मैं आपको बताऊं तो हरीश रावत का बयान आया कि प्रियंका ने शानदार नेतृत्व किया है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों 2 सीटें आई है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की, पहले से प्रदर्शन लचर हुआ है और वोट परसेंटेज बहुत तेजी के साथ नीचे गिरा है। उसके बाद में कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि प्रियंका ने बहुत शानदार नेतृत्व प्रदान किया है। तो ये एक प्रकार से गांधी भक्ति ही मैं कहूँगा, क्योंकि गांधी परिवार से निकल नहीं पा रहा है पूरा कांग्रेस का जुमला। और दोस्तों अफसर अली जो है उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संतोषजनक प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों कांग्रेस का संतोषजनक प्रदर्शन ये कैसे हो सकता है? और कहीं ना कहीं जब वो बैठक हो रही थी दोस्तों सीवीसी की, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक, तो दोस्तों कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक के बाहर राहुल गांधी के समर्थन में कार्यकर्ता जोर जोर से नारे लगा रहे थे कि अगला अध्यक्ष राहुल गांधी बने। तो ये एक कैसा मनोवैज्ञानिक दबाव एक प्रकार से बैठक में नेताओं पर डाला जा रहा है। और G23 नेताओं की जो दोस्तों लेटर भी था जो सोनिया गांधी को दिया गया, और कुल मिला के उस लेटर को लेकर इन 23 नेताओं की चर्चा भी कांग्रेस कमेटी में रह रहकर होती है। ये सभी कांग्रेस नेता वरिष्ठ और आला कांग्रेस नेता है और उन सभी को लगता है कि हमारा कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है और कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो सक्षम नेतृत्व नहीं है। तो ये मांग कर रहे हैं कि गांधी परिवार से कहीं अलग का दूसरा कोई नेता बने, सर्वमान्य नेता हो जो कि कांग्रेस पार्टी में एक प्रकार से पूर्ण जीवनदान प्रदान करे, एक भरपूर ऊर्जा प्रदान करे, ताकि कांग्रेस की जो विशालतम पार्टी है और उसका विशालतम स्वरूप है, उसको दोस्तों उस विशाल पेड़ रूपी वृक्ष को पुनः हरा किया जा सके। तो सबको मिलकर इसकी जड़ों में इस प्रकार से पानी डालना है। इस प्रकार की बातें ये 2 G23 नेता है वो करते हैं, लेकिन उनकी कितनी सुनी जाएगी? जिस प्रकार से बाहर वर्किंग कमेटी की मीटिंग के नारेबाजी हो रही है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए। दोस्तों आगे सितंबर महीने में अध्यक्ष का चुनाव होना है। अगर अभी से अध्यक्ष सोनिया गांधी को बनाने की भी बात कई नेता कर चुके हैं, अगर सोनिया गांधी को अभी अध्यक्ष बनाना है तो फिर 2-3 महीने में फिर अध्यक्ष हटाना है। तो दोस्तों ये कैसी प्रक्रिया कांग्रेस की होगी, क्या डिसीजन लेते हैं? अब अगर मैं आपको बताऊं तो मात्र 2 ऐसे राज्य हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां कांग्रेस की अपने बुत्ते अपने बहुमत के साथ सरकार है। इसके अलावा 3 राज्य ऐसे हैं जहां गठबंधन के साथ कांग्रेस की सरकार है और कुल 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बची है। महाराष्ट्र, झारखंड और तमिलनाडु में गठबंधन के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई हुई है। तो क्या दोस्तों ऐसी स्थिति में कांग्रेस जब डिसीजन लेने की स्थिति नहीं है, उनकी वर्किंग कमेटी की बैठक है और कुछ अच्छा निकल कर आएगा, इसकी संभावनाएं और जो उम्मीदें हैं देश के प्रबुद्ध लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को, वो बहुत कम है दोस्तों। तो क्या ऐसे में आप जो आम आदमी पार्टी है वो देश में विकल्प बनकर उभरेगा? ये बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों अगर भाजपा को ले तो भाजपा अभी से लग चुकी है अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, दोस्तों बूथों के ऊपर कार्यकर्ता बढ़ाने के लिए, और अपना वोट बैंक कैसे बढ़ाए, भाजपा उस चिंतन में लगी है। और कांग्रेस से दोस्तों एक अध्यक्ष का जुमला पार नहीं पड़ रहा है। पिछले 1 दशक से अधिक का समय हो गया। सोनिया गांधी से राहुल गांधी, राहुल गांधी से सोनिया गांधी, सोनिया गांधी से फिर राहुल गांधी और राहुल गांधी से फिर सोनिया गांधी। ये कैसी कांग्रेस है दोस्तों? इस कांग्रेस का
अब कुछ नहीं होने वाला और कांग्रेस गर्त दर गर्त नीचे की ओर जा रही है और राज्य दर राज्य हारती जा रही है। और पिछले एक दशक से तो कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि जिस राज्य में सत्ता थी वो राज्य वापस नहीं ला पा रही है और हारती जा रही है, लगातार रिपीट किसी राज्य को नहीं कर पा रही है। तो बहुत बहुत मंथन करने की आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी को। तो दोस्तों मैं इसीलिए आज सियासत का संडे बोल रहा था, क्योंकि भादरा में जिस प्रकार की गतिविधियां हुई है राजनीति को लेकर। और एक मैं अन्य आपको बात बताऊं तो दोस्तों, सुखदेव सिंह शेखावत की भादरा में एंट्री हो सकती है और 17 मार्च को वो होली स्नेह मिलन आयोजन करने जा रहे हैं और अपने समर्थकों के साथ बाजारों में और यहाँ भादरा क्षेत्र में होली की रामरमी करने के लिए क्षेत्र के लोगों से निकलेंगे। तो ये क्या फंडा है और क्या सुखदेव सिंह शेखावत अपनी राजनीति को लेकर, अपनी राजनीतिक मंशा को लेकर भादरा क्षेत्र में अपनी सक्रियता को बढ़ाने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। भादरा की राजनीति में एक प्रकार से नए समीकरण पैदा करेगा, क्योंकि सुखदेव का नाम दोस्तों बहुत बड़ा नाम है और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और पूरे देश में दोस्तों 30 के करीब मैं कहूँ तो 25 से 30 के बीच राज्यों में अपनी जो शाखाएं हैं वो फैला चुके हैं, अपनी संगठन की गतिविधियों को जो है बढ़ावा दे चुके हैं, विस्तार में ला चुके हैं। तो ऐसे इतने बड़े पद पर सुशोभित सुखदेव सिंह शेखावत क्या भादरा से चुनाव लड़ सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और आज हमने इसलिए आपको बताया क्योंकि सुखदेव सिंह शेखावत का नाम छोटा नहीं है। भादरा में उन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा था और जब भादरा में उन्होंने 2013 में चुनाव लड़ा था तो 33,000 से अधिक वोट बसपा की टिकट पर सुखदेव सिंह शेखावत को मिले थे। नंबर 3 पर जरूर रहे थे, नंबर 2 पर 38,000 वोट लेकर बलवान पूनिया रहे थे। उस समय विधायक बने थे संजीव बेनीवाल, जो कि इस बार फिर संघर्ष करते हुए सभी दावेदारों से अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं संजीव बेनीवाल, और विधायक है वर्तमान में बलवान पूनिया, जो कि 2013 में रनर रहे थे। वो आज विनर बनकर सत्ता सुख भोग रहे हैं। तो सुखदेव सिंह शेखावत दोस्तों, क्षेत्र के लोगों की चर्चा और बुद्धिजीवियों की माने तो सुखदेव सिंह शेखावत अगर भादरा की राजनीति में कंटिन्यू लगातार अपनी सक्रियता को बरकरार रखते तो संभवतः बहुत बड़ा अचीवमेंट भादरा की राजनीति में अब तक आता। और जो समीकरण आप देख रहे हैं वो समीकरण संभवतः ना होते, इसके अलावा समीकरण भिन्न होते। तो ये भी हो सकता है दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट जो है भादरा की राजनीति में आने वाले दिनों में आना बाकी है। तो कुल मिलाकर मीनू बेनीवाल है और अन्य और भी बहुत से नेताओं का जिक्र किया जा रहा है। एसपी सिंह है, वो ताबड़तोड़ जनसंपर्क में लगे हैं। इसके अलावा रामकिशन भाकर भी हाथ पैर मार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ राजनीति में कुछ हासिल किया जाए। लेकिन दोस्तों जो भाकर है, रामकिशन भाकर, उनका कोई बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं है, क्योंकि नौर के जो क्षेत्र 6-7 बड़े गांव टूटकर जुड़े थे उन गांव में ही उनका प्रभाव ज़्यादा है। लेकिन सुखदेव सिंह शेखावत का प्रभाव दोस्तों पूरी भादरा विधानसभा में है, इसलिए हमने सुखदेव सिंह शेखावत के बारे में आपको बताया। तो कुल मिला के दोस्तों अन्य आसपास की खबरों का जिक्र करें तो कल 14 मार्च को श्री श्याम मंदिर में होगा रात्रि जागरण और इतर वर्षा और श्रृंगार। दोस्तों 15 मार्च को सुबह स्वामणी प्रसाद वितरण होगा और 18 मार्च को सुबह 8:30 बजे से 12 बजे तक श्याम बाबा के साथ श्याम बाबा के भगत होली खेलेंगे और राधा कृष्ण की झांकियां भी इस अवसर पर निकाली जाएगी और रंग और गुलाल के साथ श्री श्याम मंदिर में होली का भव्य फागोत्सव त्योहार मनाया जाएगा। तो श्री श्याम मंदिर सेवा ट्रस्ट की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके अलावा दोस्तों भादरा में लोक अदालत में जो 12 मार्च को लोक अदालत लगी, 393 प्रकरण राजीनामे के साथ इसमें निस्तारण किया गया उनका और 1,63,87,909 रुपए का अवार्ड भी पारित किया गया। और कई मामले तो दोस्तों इसमें 10 वर्ष से भी कहीं अधिक पुराने थे।
इसके अलावा शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए दोस्तों एडीजे कमल लोहिया भी थे, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सुनीता वेड़ा और सिविल न्यायाधीश निधि पूनिया के अलावा ये 3 अलग अलग बेंचों का गठन किया गया था और एसडीएम शकुंतला चौधरी भी इसमें रही, सदस्य लीलाधर अग्रवाल सहित अनेकों वरिष्ठ अधिवक्तागण भी रहे। तो कुल लंबित जो मामले थे 877 इन मामलों जो न्यायालयों में से संबंधित मामले, इसके अलावा 200 मामले ऐसे थे दोस्तों जो लगभग धन से संबंधित जुड़े हुए मामले थे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय में से मारपीट के लिए दोस्तों एक ज्ञापन सौंपा गया, जोधपुर डिस्कॉम के कर्मचारियों के साथ मारपीट का, और मैं बताऊं तो 2 महीने में ये तीसरी घटना है दोस्तों। और इसके अलावा जोधपुर विद्युत वितरण श्रमिक संघ के जिला महामंत्री हैं हरपाल बेनीवाल दोस्तों, उनके नेतृत्व में, और साथ में बादरा के अनिल साल्डीवाल थे, उनके नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया और प्रबंध निर्देशक के नाम ये ज्ञापन जो है एएन को दिया गया और इसमें आंदोलन की चेतावनी दी गई है और जल्द ही ऐसे लोगों पर जो मारपीट करके अभद्रता का परिचय देते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की गई थी। जो ज्ञापन दिया था दोस्तों उस समय बलवीर सिंह, शिवकांत शर्मा, पवन बेरवाल, इसके अलावा राजेंद्र पारिक, रवि स्वामी, आशीष नेहरा और मनोहरी देवी आदि अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं दोस्तों। अन्य खबरों की ओर रुख करें तो श्री श्याम मंदिर कलाणा में, जो बादरा क्षेत्र का गांव है कलाणा, श्री श्याम मंदिर में फाल्गुन महोत्सव की वहां भी धूम है दोस्तों। बादरा तहसील के अनेकों गांवों में फाल्गुन महोत्सव मनाया जा रहा है और डप मंडलियों के भी कार्यक्रम हो रहे हैं दोस्तों। जो लोकगीत जो होली के होते हैं वो गाने का रिवाज इस अवसर पर होता है और बादरा में सांवरिया डप मंडली और युवा डप मंडली के 2 कार्यक्रम होते हैं। सांवरिया डप मंडली का कार्यक्रम चैनवाला अतिथि सदन में हो रहा है, जबकि जो युवा डप मंडली का कार्यक्रम है वो फूलदास जी की छतरी परिसर में हो रहा है और लगातार होली तक ये कार्यक्रम जारी रहेंगे दोस्तों। इच्छुक लोग जो हैं, डपों के शौकीन जो लोग हैं, वो जाकर जरूर इस कार्यक्रमों में भाग लें। इसके अलावा दोस्तों जो कलाणा में कार्यक्रम हो रहा है फागोत्सव का, वो 15 मार्च को 1 दिवसीय कार्यक्रम होगा और दोस्तों इस कार्यक्रम में क्या है, हवन होगा सुबह 8:15 बजे, भंडारा और महाप्रसाद होगा 10:15 बजे। इसके बाद में डफ चंग सुबह 10 बजे, 10:15 बजे से वो प्रतियोगिता होगी और दोस्तों इसमें बहुत से प्रतियोगी भाग लेंगे और उसके बाद में 10:15 बजे से ही एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन कलाणा में इस अवसर पर किया जाएगा दोस्तों। तो डीएम स्मार्ट स्कूल प्रांगण में ये सारे कार्यक्रम आयोजित होंगे और वहाँ रक्तदान शिविर भी वहीं लगेगा। तो ये स्कूल के प्रांगण में ये सारे कार्यक्रम आयोजित होंगे और भगवान दास शर्मा जो स्कूल के संचालक है दोस्तों, उनकी देखरेख में ये सारे कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं चर्चा करूं तो जल उपभोक्ता प्रबंध समिति के चुनाव स्थगित कर दिए है सरकार ने दोस्तों। इसके विरोध में अब जो स्थानीय लोग हैं वो आगे आने लगे और विशेषकर युवा नेता बजरंग साल ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया है और कल इसको लेकर दोस्तों धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा जल उपभोक्ता कार्यालय के आगे। और दोस्तों परियोजना अधिकारी मुख्य अभियंता जल संसाधन जो उत्तर हनुमानगढ़ है, उनको कल ज्ञापन भी सौंपा गया था बजरंग सारण की तरफ से और दोस्तों ज्ञापन में इसको यथावत रखने की मांग बजरंग सारण द्वारा की गई थी। और मैं आपको बताऊं तो अमर सिंह ब्रांच में इससे निकलने वाली वितरिकाओं व माइनरों के जल उपभोक्ता संगम BK 1 से लेके 21 तक की प्रबंध समितियां जो है उसमें अध्यक्ष व सदस्यों के चुनाव दोस्तों इसमें होते हैं और इन चुनावों के आदेश अब स्थगित कर दिए गए। लेकिन दोस्तों आधिकारिक सूचना इसकी आ चुकी है स्थगित की, लेकिन इसका विरोध किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं तो 4 मार्च को इसकी घोषणा हुई थी चुनावों की, अभी इसी 4 मार्च को, और 14 मार्च को नामांकन होने थे दोस्तों। कल नामांकन का दिवस था दोस्तों और इसको लेकर इसीलिए जो है ये सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं और दोस्तों इसको लेकर अचानक 11 मार्च को ये चुनाव रद्द करने की घोषणा हो जाती है दोस्तों। इसको लेकर बजरंग साल ने मोर्चा संभाल लिया और बजरंग साल दोस्तों ऐसा नाम है। मैं आपको उनके बारे में अगर बताऊं तो जो ऊंट मेला, पशु मेला जो लगा था दोस्तों गुगाबेड़ी में,
तो गुगामेडी में पशु मेला वहाँ के स्थानीय सरपंच महोदय ने ये कहकर बड़े बड़े कटआउट बैनर लगा दिए थे कि इस बार प्रशासन इस मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा है। और दूर दराज से दोस्तों, विशेषकर से 90% से कहीं अधिक नौर बाजरा के पशुपालक के किसान जो है इस मेले में यहाँ आते हैं और बड़ी संख्या में आते हैं, जो पशुओं की खरीद फरोख्त भी करते हैं, खरीद भी करते हैं और बेचान भी करते हैं। तो ये एक शुद्ध व्यवसाय भी है। और दोस्तों, इसमें बहुत से किसान लाभान्वित भी होते हैं और बहुत से किसान अपना खर्चा लगवा के, दोस्तों बाड़मेर, जैसलमेर, कहाँ कहाँ से दूर दूर से आते हैं, हजारों रुपए खर्च करके आते हैं और यहाँ अचानक से घोषणा होती है सरपंच महोदय के द्वारा कि मेला नहीं लगेगा। दोस्तों, ऐसे में बजरंग साड़ ने मोर्चा सामा और वहाँ धरना प्रदर्शन किया और मेले को व्यवस्था दी और दोस्तों मेला लगाया गया, पूर्व की भांति मेला लगाया गया। और मेला सुचारू रूप से 10 मार्च तक विधिवत रूप से चला और मेले का समापन भी विधिवत रूप से बजरंग सायण व उनके सहयोगी, उनकी टीम के द्वारा किया गया। और इस अवसर पर सभी किसानों ने दोस्तों बजरंग सायण का भव्य स्वागत भी किया गया इस अवसर पर। अगर मैं बात करूं रामगढ़ प्रदर्शन की, तो दोस्तों रामगढ़ प्रदर्शन में भी जो अमर सिंह ब्रांच का रेगुलेशन प्रभावित किया था, उसको लेकर भी बजरंग सायण धरने पर मौजूद रहे और जो 23 प्रमुख लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे उनमें बजरंग सायण भी एक उस कमेटी, जो संघर्ष कमेटी है, उसमें मौजूद थे। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं गुगामेडी मेले में अव्यवस्था की हो या फिर भादरा में अव्यवस्थाओं की हो या कृषि उपज मंडी की जो प्याऊ थी दोस्तों अम्बेडकर चौक पर, वर्षों से इसका विवाद चल रहा था और बजरंग सायण ने अपनी टीम के साथ इस प्याऊ का निर्माण करके और वहां मटके आदि छोड़कर उस प्याऊ बनाकर एक छोटा सा हनुमान जी का वहां मूर्ति को भी रखकर दोस्तों उसको एक शानदार स्थान के रूप में उसको चिन्हित करवा दिया और इस विवाद को एक प्रकार से विराम दे दिया। और वहां लोग गंदगी भी डाल रहे थे, गंदगी भी जो कर रहे थे और कब्जे के लालची भूमाफिया लोगों की उस पर नजर थी और सारों पर पानी फिरते हुए बजरंग सायण ने इस एक बड़ी एक प्रकार से विवादित जो जगह थी उसका निस्तारण कर दिया, क्योंकि पूरा भादरा कस्बे का बाजार दोस्तों उसके साथ था और सारे क्षेत्र के वर्गों के लोग इसमें शामिल थे कि इसका जैसे तैसे, क्योंकि वर्षों पुराने ये कृषि उपज मंडी की उसके कागजात भी है दोस्तों, वो कृषि उपज मंडी की प्याऊ थी और कृषि उपज मंडी से उसकी तनख्वाहें भी यहाँ एक कर्मचारी की आती थी। तो दोस्तों रीट में भर्ती का प्रकरण हो, धांधली का हो, उसमें बड़ी एक रैली जो बीडीएस से लेके हम जो उपखंड कार्यालय तक बजरंग सायण के नेतृत्व में निकली थी। इसके अलावा दोस्तों अनेकों कार्य इस बजरंग सायण के नेतृत्व में मात्र 2-3 महीने में लगातार किए जा रहे हैं और बजरंग सायण 8 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय है। तो युवा नेता है, भरपूर ऊर्जाओं से सारोबार है और कल भी इसमें धरना प्रदर्शन बजरंग सायण के नेतृत्व में और उनकी टीम द्वारा और बड़ी संख्या में जो जल उपभोक्ता संघर्ष समिति एक बनी है उसके माध्यम से उससे जुड़ाव रखने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे लोग इसमें इकट्ठे होंगे। और कृषक सहभागिता अधिनियम जो है दोस्तों मैं आपको बताऊं तो 2000 की धारा 5/4 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार ने इस एक प्रकार से चुनाव को रद्द किया है, लेकिन इस चुनाव को रद्द की मांग को विरोध करते हुए बजरंग सायण अब मैदान में डट चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों अखिल भारतीय पूर्व सैनिक कल्याण संगठन है, समिति है दोस्तों, उसका हनुमानगढ़ में जंक्शन में एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के पूर्व सैनिकों ने भाग लिया, उनकी वीरांगनाओं ने भाग लिया, उनके पीड़ित परिवारों ने और सभी लोगों ने उसमें भाग लिया। और पहली बार हनुमानगढ़ में सैनिक विश्राम गृह में है जो ये सम्मेलन आयोजित किया गया है पहली बार। तो सतवीर सूबेदार है जितपुरा के दोस्तों, वो उन्होंने इस मंच का संचालन किया, वो सेक्रेटरी भी है संगठन के। और इसके अलावा इस कार्यक्रम में दोस्तों कर्नल राजेंद्र शर्मा, कर्नल MS राठौड़ भी आए और विंग कमांडर सतीश कुमार गोयल भी आए और उन्होंने संबोधित भी किया सभी जो पूर्व सैनिक थे उनको उनके हक के लिए और उनके परिवारों में किस प्रकार की पीड़ाएं होती है दोस्तों, उन सभी समस्याओं को लेकर विस्तार से वक्ताओं ने, जो कर्नल वक्ता थे उन्होंने विस्तार से इस कार्यक्रम में प्रकाश डाला। तो कुल मिला के दोस्तों अब बात करते हैं हम रूस यूक्रेन युद्ध के
18वें दिन की। तो अब क्या ट्विस्ट रह गया है दोस्तों, जल्दी से हम आपको बताएं तो यूक्रेन में जो भारतीय दूतावास था उसको अब अस्थायी तौर पर पोलैंड में स्थापित कर दिया गया है, क्योंकि युद्ध की विभीषिका अब बढ़ती जा रही है और जो पश्चिमी क्षेत्र है यूक्रेन का, वहाँ भी अब रूस के ताबड़तोड़ हमले मिसाइलों से प्रारंभ हो चुके हैं और नए नए शहर अब यूक्रेन के बर्बादी के कगार पर जा रहे हैं। क्योंकि जेलेंस्की को हमने दोस्तों आपको बताया था, बहुत से लोग कह रहे थे कि युद्ध अब विराम हो चला है और जेलेंस्की झुक चुके हैं, लेकिन जेलेंस्की के एक एक घंटे में अलग अलग जो कमिटमेंट आते हैं, अलग अलग कमेंट आते हैं दोस्तों, वो अमेरिका के दबाव में, और अमेरिका जिस प्रकार के बयान उससे दिलाना चाहता है उस प्रकार के बयान वो देते हैं और अपनी छवि धीरे धीरे खराब कर रहे हैं। उसी प्रकार से अपने नागरिकों को भी सांसत में डाल रहे हैं दोस्तों, अपने बर्बादी के कगार पर नागरिकों को छोड़ा हुआ है जेलेंस्की ने। तो कुल मिला के अमेरिका द्वारा दोस्तों जैविक अटैक की तैयारी भी की जा रही थी, इसका भी रूस ने खुलासा किया है। आज की मुख्य खबर आपको बताएं तो यूक्रेन में रूसी सीमा के पास में दोस्तों एक जैविक लैब का पाया जाना और वहाँ पक्षियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी दोस्तों, एक ऐसा वायरस जो पक्षियों के माध्यम से रूस की सीमा में दाखिल कराने की एक प्रकार से योजना का खुलासा हुआ है। ये बहुत बड़ी योजना है रूस का, रूस ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया है। और मैं आपको बताऊं तो आज जो नई घटनाक्रम हुई दोस्तों, ये वर्ल्ड वार, एक प्रकार से वर्ल्ड वार का संकेत भी है और युद्ध का आप सेकंड मोर्चा भी हम इसको मान सकते हैं। ईरान ने इराक के अमेरिकी दूतावास के बाहर दोस्तों ताबड़तोड़ हमले किए मिसाइलों से और 12 फतेह मिसाइलें दागी गई ईरान द्वारा। तो ये एक अलग मोर्चा अमेरिका को उकसाने की साजिश इसको माने, या रूस का समर्थन कर रहे हैं खुलकर ईरान। और दोस्तों क्या इसमें अमेरिका युद्ध में कूद जाएगा? दोस्तों अमेरिका ने बदला लेने की धमकी भी दी है और अमेरिका की नज़रें भी है और अमेरिका ने इसका खुलासा भी कर दिया है कि ईरान से ही ये मिसाइलें आई थी जो इराक में उनके दूतावास के बाहर जो एक उनका सैन्य ठिकाने भी है दोस्तों, वहाँ उसके बाहर जो आकर गिरी। तो दोस्तों ये ईरान की जद में था, ईरान चाहता तो उनको अटैक कर सकता था, लेकिन ईरान ने संभवतः ये चेतावनी दी होगी, संभवतः ये रूस के कहने पे किया गया होगा, या रूस की भी ये साजिश हो सकती है। क्या विश्व युद्ध का ये संकेत है दोस्तों? कई सवाल इससे उभरकर सामने आ रहे हैं। और क्या अमेरिका भी अब इस युद्ध में कूदने वाला है? क्या अमेरिका को ये बहुत बड़ी चुनौती दी गई है? और क्या अमेरिका को दूसरे फ्रंट से एक प्रकार से बिजी करने की ये साजिश है ताकि रूस यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद कर सके और कीवी पर कब्जा कर सके उनकी राजधानी पर? तो नाटो देशों को भी इसको चेतावनी के रूप में लिया जा रहा है। और दोस्तों क्या ईरान द्वारा जो यूएसए को उकसाया गया है, क्या ईरान के पास दोस्तों ये टारगेट भेजने की जो क्षमता है वो ईरान के पास डेफिनेट है, इसमें कतई शक नहीं है, लेकिन जानबूझकर इन टारगेटों को भेजा नहीं गया है ताकि यूएसए को मात्र चेतावनी दी जा सके। और ये संगठन जो बन रहा है दोस्तों, ईरान तो रूस के साथ खुलकर है ही, चीन भी है, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, बेलारूस, और दोस्तों कहीं ना कहीं भारत की भी इसमें एंट्री हो सकती है, क्योंकि भारत ने अभी तटस्थ रुख अपनाया है, लेकिन बहुत से ताकतवर देश हैं जो चीन के साथ भी और दोस्तों रूस के साथ भी खुलकर आ रहे हैं। तो क्या ये संकेत मिल रहे हैं और किस ओर ये युद्ध अब जा रहा है दोस्तों, इसके ऊपर लगातार हमारी नजरें रहेगी। और जल्दी से हम आपको आज के खास के दिन के बारे में बता देते हैं। 13 मार्च को दोस्तों 1781 को खगोल शास्त्री विलियम हर्शेल ने यूरेनस ग्रह का आज पता लगाया था और 1800 में मराठा साम्राज्य को आज अपनी योग्यता से शिखर पर पहुंचाने वाले नेता नाना फडणवीस का आज के दिन निधन भी हुआ था। और इसके अलावा 1940 को पंजाब के पूर्व गवर्नर माइकल को जो डायर को लंदन में माइकल ओ डायर, जिसको लंदन में दोस्तों उधम सिंह द्वारा गोली मार दी गई थी आज ही के दिन 1940 में दोस्तों, उसको इस तरीके से देखा जा सकता है जिस प्रकार से जो जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था और बड़ी संख्या में लोगों का नरसंहार किया गया था, तो उसका एक प्रकार से बदला इसको माना जा सकता है। तो कुल मिला के दोस्तों आज मैं आपको बताऊं तो आज का जो कार्यक्रम है, जो मौसम का मिजाज है, 21 से 31 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर रहा दोस्तों, और तेज़ गर्मी का एहसास हुआ। और कल दोस्तों 37 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकता है।
कल की अगर मैं आपको बताऊं तो 37 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकता है और 29 से 35 डिग्री टेम्परेचर कल शाम को भी हो सकता है। 0% बादल रहेंगे, मौसम साफ रहेगा। कल रात्रि को भी मौसम साफ रहेगा। आज भी तेज गर्मी और उमस का वातावरण रहा और आज 35 डिग्री तक तापमान था। तो कल 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने वाला है। तो कुल मिला के मौसम का मिजाज जो है वो अब गर्म होने वाला है। जिस प्रकार से सियासत की गर्मी बढ़ रही है और भादरा से पूरे भारत में आज सियासत का संडे रहा, उसी प्रकार से अब चुनावों की गर्मी के साथ, सियासत की गर्मी के साथ सूर्य देव की गर्मी, प्रचंड गर्मी का प्रकोप भी अब आप लोगों को, हम लोगों को झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज के शाम के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।